तो मैंने जस्ट अभी अभी देख के खत्म की है WWE अनरियल सीजन 2 के पांचों के पांचों एपिसोड्स। बहुत सारी चीजें बात करने के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक है तुम्हारा रेसलिंग इन द न्यूज में। अगर मैं बात करूं WWE अनरियल सीजन 2 के बारे में तो इट वाज फेल्ट लाइक अ डिसेंट शो। मतलब कुछ एपिसोड्स मुझे बोरिंग लगे हल्के से, जैसे आर ट्रूथ वाला, लेकिन कुछ एपिसोड्स में जो मूवमेंट्स इन लोगों ने दिखाए वो काफी बहुत अच्छे थे। बहुत इमोशनल वाली चीजें तुम्हें फील करने के लिए मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल बात की जाए, अगर मैं इस सीजन को रेट करना चाहूँ 10 में से तो मैं 7.5 करना चाहूँगा टोटल पांचों के पांचों एपिसोड्स को, या शायद 7 ही। बात करें कुछ बड़े मूवमेंट्स के बारे में तो एक कंट्रोवर्शियल सबसे बड़ा मूवमेंट है शो पे, जहाँ पे जो सेथ रॉलिंस की सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाली इंजरी हुई थी, उस चीज को पुल आउट करने से पहले बहुत कम लोगों को पहली बात वो बात पता थी। जैसे सेथ रॉलिंस को पता है, एले नाइट को, पॉल हेमन को, ट्रिपल एच को और एक दो और क्रिएटिव के मेंबर को, दैट्स इट। ताकि सेथ रॉलिंस की इंजरी एज अ रियल फील हो और बैक स्टेज पे सभी को ऐसा लग रहा था वो एक्चुअल में इंजर्ड थे। हुआ क्या, कोडी रोड्स, जिनका कोई कनेक्शन नहीं स्टोरी के साथ में, पॉल हेमन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट स्टार्ट होने से पहले, पॉल हेमन कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिपल एच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट स्टार्ट होने से पहले कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि तुम्हें कहीं और नहीं बतानी है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम WWE के दी गाय हो और तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो बताते हैं कि सेथ रॉलिंस का ऐसा ऐसा सीन होगा, उसकी इंजरी जो है वो फेक हम लोग होगी, लेकिन रियल पोर्ट्रे करेंगे जानबूझ के ताकि वो चीज़ सेल हो पाए अच्छे से। तो ये कोडी रोड्स को बात पहले बता दी जाती है, और ये चीज़ काफ़ी डिबेटेबल है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि कोडी रोड्स को बताने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, स्पेशली जब उनका स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। इवन सेथ रॉलिंस ये भी चाहते थे कि एले नाइट को भी ना पता हो कि भाई जो सामने वाला बंदा इंजर्ड हुआ है वो फेक इंजरी है, सब चीज़ें रियल होती तो एले नाइट का जो रिएक्शन है वो और जेन्युइन आता। लेकिन फिर ट्रिपल एच समझाते हैं कि भाई सोचो, अगर तुम किसी के साथ कंपीट कर रहे हो सेथ, मैंने तुम्हें नहीं बताया जो सामने वाला बंदा तुम्हारे कारण इंजर्ड हुआ है वो एक्चुअल में एक फेक इंजरी थी, और जब तुम्हें पता लगता तो तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाता। तो ये सुनने के बाद सेथ कहते हैं चलो ठीक है भाई, चलता है, मतलब ठीक है, बता दो एले नाइट को भी। अब जब बात एले नाइट के बारे में कर रहे हैं तो एले नाइट को लेकर एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट या फिर हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर का जो मेंस का रॉयल रंबल मैच है, वहां आखिरी में सेथ रॉलिंस जीते जब उन्होंने स्टॉम्प वगैरह लगा दिया था एले नाइट को। तो ओरिजिनल प्लान्स यहाँ पे WWE के ये थे कि जो अपने सेथ रॉलिंस हैं और जो एले नाइट है, दोनों को ऊपर आपस में डिशुम करना है। आखिरी में जो एले नाइट है वो सेथ रॉलिंस को गिराएंगे, फिर अचानक सेथ रॉलिंस उठेंगे, एले नाइट को ऊपर से नीचे उतारेंगे, तब स्टॉम्प लगाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या कि एले नाइट इस वाले प्रोसेस में थोड़ा लेट हो गए, वो रिंग साइड पे पड़े रहे, और उसके बाद सेथ रॉलिंस को डिले के कारण पहले ही MITV उतारना पड़ा। वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट थे एंडिंग से, और ट्रिपल एच वगैरह भी, और ट्रिपल एच बैठा के समझाते हैं कि भाई ओरिजिनल प्लान ये थे, ऐसा वैसा। और उस टाइम पे एले नाइट की तुम शक्ल देखोगे वो इतना वैसा लगता है ना देखने में कि भाई बंदा डिसअपॉइंट है, और वो इस बात से भी डिसअपॉइंट है कि कैसे WWE उसे बुक कर रही है। मतलब सोचो कि तुम्हारे पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस आने वाला है लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो आखिरी में सेथ रॉलिंस तुमसे ले जाएगा। तो वो एले नाइट वाला सीन भी मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे यार पता नहीं क्या कर रहे हैं बेचारे के साथ में। और हाँ, बाय द वे, जो अपना तुम्हें याद होगा ना, जो किंग ऑफ द रिंग और जो क्वीन ऑफ द रिंग हुआ था, उसके मैचेस भी इन लोगों ने चेंज किए हैं। वैसे रूसेफ फाइनल्स के अंदर जाने वाले थे और जो अपनी जूलिया है, लेकिन आखिरी में प्लान्स चेंज और WWE ने कुछ और हमें परोस के दे दिया। इसके अलावा जो आर ट्रूथ की WWE रिलीज वाली बात थी वो ये थी कि आर ट्रूथ को WWE ने कभी रिलीज किया ही नहीं था। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और WWE को वो रिन्यू नहीं करना था एज बिजनेस पर्पज से। लेकिन आर ट्रूथ को वो चीज़ बुरी लगी। उनको जब कॉल आया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, उन्हें ऐसे लगा कि वो WWE से फायर हो गए, क्योंकि उनके लिए वो फायर की तरह ही था कि आपको कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया। ये वो रीज़न है, बिना किसी को बताया आर ट्रूथ ने सोशल मीडिया पे पोस्ट उठा के डाल दी, और वो रिएक्शन एकदम मैसिव जनरेट हुआ, और तब ट्रिपल एच उन्हें वापस WWE के अंदर लेकर आए। अब यहाँ से रॉलिंस एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये पूरा इंजरी हो गई थी, तो मैं याद है बीच में उनकी क्रूशिस के साथ में जो एक वीडियो सामने आई थी, तो बहुत कम लोगों को ऑफकोर्स पता था कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है, बस उन्हें पोर्ट्रे करना पड़ रहा था कि भैया वो इंजर्ड है। सेथ रॉलिंस की बेटी रॉक्स वो अपनी टीचर को बताया आती है कि उसके पापा एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इंजर्ड नहीं है। सेथ रॉलिंस समझाते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन उनकी बेटी मानती नहीं, कहती नहीं मैं तो बता दूंगी कि आप तो ड्रामा कर रहे हो, एक्चुअल में आप इंजर्ड ही नहीं हो। तो वो काफ़ी अच्छा मुझे मूवमेंट लगा। पॉल हेमन की मैं एक बार फिर से तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज एक एपिसोड है, एपिसोड नंबर 4, वहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि वो WWE अनरियल शो के फैन नहीं है, क्योंकि ये पूरा
पूरा बिजनेस प्रोफेशनल रेसलिंग ये सीक्रेसी के ऊपर बेस होता है कि तुम्हें चीज़ें छुपा के रखनी है, तुम्हें एकदम सबके सामने खोल के नहीं बता देना है कि क्रिएटिव ऐसे बुक हो रहा है, सुपरस्टार्स ऐसे करते हैं, ये है वो है। तो जब तुम सीक्रेसी मेंटेन रखोगे तभी ये बिजनेस को हम लोग और अच्छे से चला पाएंगे। ये वो रीज़न है WWE का जो अनरियल शो है जहाँ पे ये सारे के सारे राज खुल जाते हैं। पॉल हेमन उसके बिल्कुल भी फैन नहीं है, उन्हें चीज़ पसंद नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पॉल हेमन की साइड हूँ, देख के मज़ा आता है, लेकिन जब तक सीक्रेट्स रहते ना तभी तक। जैसे पॉल हेमन ने यहाँ विंस मैकमैन के ब्लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छुपा के रखी जाए तो ही ज़्यादा बड़ी बन पाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ें यहाँ पर वो ये कि डीमन फिन बैलर का कमबैक, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच, ये सब चीज़ें लास्ट ईयर समर स्लैम के लिए प्लान थी। ये WWE के ओरिजिनल प्लान्स थे कि डीमन फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस करेंगे, लेकिन वो प्लान्स आखिरी मोमेंट पे इन लोगों ने कैंसिल कर दिए। मुझे नहीं पता क्यों, डीमन बैलर उसी टाइम आ जाना चाहिए था, तो शायद अभी तक फिन बैलर का एक अच्छा खासा सिंगल पोस्ट चल रहा होता। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, आई थिंक वो मैच हो जाना चाहिए था यार समर स्लैम में, वो इतना बड़ा मैच था, लेकिन फिर भी WWE पता नहीं क्यों चूक गई वहां से। बेला ट्विंस का रियूनियन भी शेड्यूल था होने के लिए लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज के खिलाफ, और वो भी प्लान स्क्रैप कर दिए गए। एक तो आधे लोग जो क्रिएटिव के अंदर बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है डम्ब है, उससे ज़्यादा अच्छी बुकिंग तुम और मैं मिलके कर लेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पे एक आइडिया पिच होता है क्रिएटिव में, वो चेल्सी ग्रीन को लेकर होता है कि उन्हें फिर से जो वुमेन्स की यूएस टाइटल है वो दे देनी चाहिए। आइडिया पिच हुआ, लेकिन आइडिया के बाद जब ट्रिपल एच कहते हैं कि भैया उसके बाद क्या करना है, वो बंदा कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं क्या करना है, बस टाइटल दे दो, उसको इतना पता है। इवन पैट मैकअफी को ये लोग बुक कर रहे थे कि वो बंदा गंथर को हरा दे। अब उसका आउटकम क्या होता, क्या ये लोग स्टोरी लाइन बढ़ाते, क्या ये लोग क्या करते, इसका भी इन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो मैं एटलीस्ट इस बात का वो हूँ कि भैया पैट मैकअफी ने गंथर को नहीं हरा दिया उस मैच के अंदर, क्योंकि अगर वो हरा देते तो सेंस ही नहीं बनता ना। वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था कि जो उसके पास से चैंपियनशिप ले गया, लेकिन यहाँ पे वो बंदा पैट मैकअफे से हार जाएगा, जो कि जस्ट एक कॉलर कमेंटेटर है, और ये बात वहाँ क्रिएटिव में उठी थी, और ये वो रीज़न है प्लान स्क्रैप कर दिए गए। वरना मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच यहाँ पे उठा के ये बुक भी कर सकती थी, उनका कोई भरोसा नहीं है वैसे। अब ये कुछ बातें हैं जो कि पूरे इस वाले अनरियल सीजन से आई हैं सामने। वैसे सीजन 3 आएगा, ये बात ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, और वो मे बी ब्रॉक लेसनर के कमबैक, जॉन सीना, इन सबको लेकर होगा। पूरा जो एपिसोड है वो एंड हुआ आखिरी वाला जब ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में कमबैक करते हैं और वो सीना को आके F5 दे देते हैं। यहाँ पे ये बात कहते हैं ट्रिपल एच आखिरी में कि उनके हिसाब से जो स्टोरी लाइन टेलिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छा अभी तक बिजनेस में वो जॉन सीना ही कर सकते, इवन आज के रेसलर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन वही बात है, डेट्स कम है, सीना रिटायर होने वाले थे और वो वाली सिचुएशन उनके सामने आ रखी थी। तो बस अभी फिलहाल के लिए ये था कुछ WWE के अनरियल सीजन 2 की कुछ चीज़ें जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। आई थिंक डिसेंट था पूरा, मतलब मैंने देखा बीच बीच में कुछ बोरिंग एपिसोड्स थे जैसे नयोमी वाली चीज़ें, आर ट्रूथ वाली, तो मैंने थोड़ी वो स्किप करके देख ली क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं जो कि मैं तुम्हें बताऊँ। लेकिन हाँ, जो था वो ये था, और मुझे लग रहा है कि भैया WWE की क्रिएटिव टीम को थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो, इनको आइडिया ही नहीं लगता भैया ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या स्टोरीज पिच कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और एटलीस्ट इनको इतना तो पता होना चाहिए यार, सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको ये ही नहीं पता है तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या करोगे। बाकी ठीक है, विजन वाला एपिसोड मुझे अच्छा लगा, सेथ रॉलिंस का इंटायर जो पूरा इन लोगों ने दिखाया। और हाँ, ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस ने जो सबको पागल बनाया कि भैया वो इंजर्ड है, और बेकी लिंच को इवन सेथ रॉलिंस के फादर से भी झूठ बोलना पड़ा था। और हाँ, कोडी रोड्स ने ये भी बताया कि जब उनकी और जॉन सीना की बात हुई समर स्लैम वाले मूवमेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ ये कहा था कि भैया जॉन सीना कहते थे ना कि अब तुम्हारा कंपनी कैरी करने का टाइम आ गया है, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि वो माफ़ी चाहते हैं कि सीना को इतने सालों तक अभी भी कम्पीट करना पड़ा और कोडी रोड्स को इतना टाइम लग गया इस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए और जॉन सीना को आराम या फिर रेस्ट देने के लिए। तो बस अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तुम्हें कैसा लगा WWE अनरियल सीजन 2 बताना कॉमेंट सेक्शन में, और बाकी चैनल के साथ चिपके रहो क्योंकि अब मैं फिर से एक्टिव हो चुका हूँ। एंड मिलता हूँ आगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।